नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे हैं आप सभी लोग? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए एडवांस लेवल एमसीक्यू ऑन सिटीजनशिप यानी नागरिकता। यूपीएससी, बीपीएससी, एमटीएस, सीजीएल, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम्स होते दोस्तों, सभी एग्ज़ाम्स में नागरिकता से यानी इन सिटीजनशिप से क्वेश्चन आना अनिवार्य है साथियों। तो आज लाए हम आपके लिए बहुत ही 25 एमसीक्यू साथियों क्वेश्चन। आज का क्लास दोस्तों बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों यार तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? और सभी भारतीयों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है, जितने भारत में रहने वाले 140 करोड़ व्यक्ति के लिए ये क्लास लेके आया हूँ, ताकि सभी को पता चलना चाहिए साथियों कि हम भारत में रह रहे हैं, तो हमारा जो नागरिकता है उसमें हमें क्या नीड है, हमें क्या नहीं नीड है साथियों। हम नागरिक है या नहीं है, कौन देश में रहता है, कौन विदेश में रहता है, सभी के लिए आज की क्लास में लाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दो साथियों। तो चलिए शुरू कर दो साथियों। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? साथियों, पहला प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दूसरे भाग में, ठीक है? यानी भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, ठीक है? की पॉइंट है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में, ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा। नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। और भाग कौन सा साथियों? भाग 2 में है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब साथी अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में दोस्तों, भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया है? साथियों, भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया है? दूसरा प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों 1955, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। साथियों, विश्लेषण है कि सिटीजनशिप एक्ट, यानी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे कि सिटीजनशिप एक्ट कब पारित हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 1955। यानी भारत की नागरिकता के लिए मूल विधिक आधार कौन सा साथियों? 90 का, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसे ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति किस स्थिति में दी जाती है? ठीक है साथियों, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति किस स्थिति में दी जाती है? तो तीसरा प्रश्न का करेक्ट आंसर साथियों, दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारे भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी जाती है, लेकिन हमारे भारत देश में यहाँ पर कोई भी दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है? नहीं दी जाती, यानी एक ही नागरिकता है, ठीक है? दोहरी नागरिकता हमारे भारत में नहीं है। दोस्तों, विश्लेषण है इसका कि भारत में डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, ठीक है? आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि क्या दोहरी नागरिकता का अनुमति है हमारे भारत में, तो आपका आंसर होना चाहिए कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, केवल एकल नागरिकता है। ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। साथियों, हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपकी आपकी मस्तिष्क में एक ही बार में याद हो जाए, दोबारा हमारी क्लास देखने की आपको आवश्यकता ना पड़े। साथियों, चौथा प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नागरिकता प्राप्त करने का संवैधानिक प्रावधान नहीं है? ठीक है साथियों, निम्न में से नीचे लिखे हुए कौन सा तरीका ऐसा है जो नागरिकता प्राप्त करने का संवैधानिक प्रावधान नहीं है? साथियों, चौथा प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों दान द्वारा, ठीक है? यानी दोस्तों, जन्म द्वारा भी नागरिकता दिया जा सकता है, यह भी संविधानिक प्रावधान है। वंश द्वारा भी नागरिकता दिया जा सकता है, यह भी संविधान द्वारा है, ठीक है? संविधान द्वारा भी दिया जा सकता है, यह भी संविधान द्वारा साथियों नागरिकता प्राप्त करने वाला है। लेकिन दान में नहीं दान में नागरिकता नहीं दिया जा सकता साथियों। दान में केवल मोटरसाइकिल दिया जा सकता है, जहेज के पलंग वगैरह दिया जा सकता है, लेकिन हमारे इंडिया में दान नाम के नागरिकता कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? ये ज़रूर याद रखिएगा आप लोग।
विश्लेषण है दोस्तों, नागरिकता दान के आधार पर नहीं दी जाती है, क्योंकि ससुराल नहीं है जो नागरिकता को दान पे दे दिया जाएगा। ये एक मजाकिया विकल्प है साथियों, ठीक है। अगर कोई कह दे कि दान में हमें नागरिकता मिली है, तो ये क्या है, ये मजाकिया विकल्प है, क्योंकि ससुराल में दान मिलता है, ठीक है। भारत देश में संविधान में कोई दान नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है साथियों के ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड किसे दिया जाता है, ठीक है। यानी ओसीआई कार्ड किसे दिया जाता है साथियों। पांचवा प्रश्न का करेक्ट आंसर है यानी साथियों ऑप्शन बी, विदेशी नागरिक जिनकी भारतीय मूल की यानी जड़ें हो, ठीक है साथियों। अगर कोई मूल भारत की जड़ हो, यानी भारत की पैदाइश हो, भारत में उसका खानदान रहता हो, और वो साथियों क्या कहते हैं कि विदेश में रहता है, तो उसे नागरिकता दिया जा सकता है और दिया जाता है, ठीक है। विश्लेषण है दोस्तों कि ओसीआई यानी कार्ड धारक भारत के नागरिक नहीं होते, लेकिन उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाती, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। ओसीआई कार्ड जो है ना, मानते हैं कि भारत के नागरिक नहीं होते, लेकिन उसे जो है ना कुछ खास जो है सुविधाएं दी जाती है, ये जरूर याद रखिएगा। जैसे विदेशी नागरिक जिनकी भारतीय मूल की जड़ें हो, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों कि नागरिकता अधिनियम 1950 में 1955 में कुल कितने तरीके हैं जिससे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, जरूर याद रखिएगा। यानी 1955 में कुल कितने तरीके हैं जिससे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो छठा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5 तरीके ऐसे साथियों जिससे 1955 एक्ट के तहत आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 तरीके जरूर याद रखिएगा। इसका की पॉइंट है साथियों, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है जन्म, वंश, पंजीकरण यानी प्राकृतिककरण, और भारत में सम्मिलन, ठीक है। और भारत में सम्मिलन, ये 5 तरीके हैं जो एक्ट 1955 के तहत आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये 5 तरीके नहीं आपके पास, पांचों चीज में से कोई नहीं है, तो आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं आर्टिकल यानी एक्ट 1955 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष तक भारत में रहना आवश्यक है, यानी जरूरी, ठीक है। अगर कोई इंसान प्राकृतिककरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष तक रहना आवश्यक है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 11 वर्ष, ठीक है। जो भी व्यक्ति भारत में 11 वर्ष तक रह रहा है, तो प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसे जरूर याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी साथियों नागरिकता के लिए जो है, यानी जो 11 वर्ष तक भारत में रह रहा है, तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए वो पंजीकरण कर सकते हैं, ठीक है। इसका विश्लेषण है दोस्तों के यानी नेचुरलाइजेशन, ठीक है, नेचुरलाइजेशन के लिए 11 वर्ष की, कितने वर्ष, ये वर्ष जरूर याद रखिएगा आप लोग, 11 वर्ष का निवास अनिवार्य है। ये शब्द पे गौर कीजिएगा, अनिवार्य है, ठीक है। यानी 12 साल में 11 साल कुल मिलाकर, ठीक है। यानी 12 साल और 11 साल अगर जो हिंदुस्तान में रह रहा है, तो वो पंजीकरण कर सकते हैं अपनी नागरिकता प्राप्त करने के लिए, कौन से एक्ट 1955 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नागरिकता से जुड़ा यानी बिरोबारी केस 1966 किससे संबंधित था, ठीक है, ठीक है। 1966 जो है किससे संबंधित था, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यानी बेरूबारी केस जो है 1960 किससे संबंधित था। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आठवां प्रश्न का साथियों ऑप्शन सी यानी क्षेत्र का विभाजन और नागरिकता, ठीक है। क्षेत्र का विभाजन और नागरिकता जो है यानी बेरूबारी केस से संबंधित था, ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा। विश्लेषण है दोस्तों कि बेरूबारी केस में भारत, कौन सा भारत, यानी एक 1 सेकंड साथियों,
भारत बांग्लादेश सीमा विवाद और नागरिकता का प्रश्न शामिल था। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। बेरोबारी केस में कौन शामिल था, कौन कौन शामिल था? भारत बांग्लादेश सीमा विवाद और नागरिकता का प्रश्न शामिल था, इसे जरूर याद रखिएगा। हो सकता है कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का कानून यानी भारत का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार देता है? ठीक है साथियों, कहना ये चाह रहा क्वेश्चन कि भारत में ऐसा कौन सा आर्टिकल है संविधान का जिससे जिसका सहारा लेकर के संसद जो है नागरिकता से जुड़े कानून बना यानी बना सकते हैं। तो 9वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी साथियों, अनुच्छेद 11 यानी आर्टिकल 11 का सहारा लेकर संसद जो है नागरिकता से जुड़े कानून बना सकते हैं। और उसे संसद को यह अधिकार है कि वह आर्टिकल 11 का सहारा लेकर क्या कहते हैं कि नागरिकता से जुड़े कानून बनाएं। विश्लेषण है साथियों, विश्लेषण है अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार देता है, यानी पूरा का पूरा अधिकार है संसद को। तो वह आर्टिकल 11 का सहारा लेकर के नागरिकता पर कानून बनाए। साथियों 10वां प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA में किन धर्मों को शामिल किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि CAA में किन किन धर्मों को शामिल किया गया है जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित हुआ था। तो साथियों आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सबसे पहले साथियों हिंदू, उसके बाद सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, यानी कुल मिला के साथियों 6 धर्मों को जो है शामिल किया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA में। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, 6 धर्मों को शामिल किया गया है। विश्लेषण है दोस्तों, CAA 2019 में पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए इन धर्मों के शरणार्थियों को नागरिकता देने की अवश्य है। ठीक है, यानी व्यवस्था है। ठीक है, यानी जो 6 धर्मों को नागरिकता प्रदान करने का जो निर्णय लिया था, तो कौन कौन से देश में से आए थे? पाकिस्तान से जो आए उनको देगा, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से आए इन धर्मों के शरणार्थियों को नागरिकता देने की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, किसको? गैर मुस्लिम को, मुस्लिमों को नहीं। ठीक है, 11वां प्रश्न है भारत का नागरिक कौन नहीं बन सकता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज जरूर नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। यह आपके लिए गुरु दक्षिणा है, विदाउट गुरु दक्षिणा के देना पढ़ना भी बेहतर नहीं है। ठीक है, तो भारत का नागरिकता कौन नहीं बन सकता है? 11वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन डी। ठीक है, वह व्यक्ति जो स्वयं को विदेशी घोषित करता है, यानी साथियों इसका मतलब ये है कि जो भारत का व्यक्ति विदेश में नागरिकता प्राप्त कर लिया है, तो भारत की नागरिकता खो दिया है, अब वो भारत का नागरिक नहीं बन सकता है जब तक कि वहाँ की नागरिकता को खत्म ना कर दे। ये जरूर याद रखिएगा। विश्लेषण है दोस्तों कि नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ने या किसी और देश की नागरिकता लेने पर छीन सकती है। सपोज दैट आप भारत के रहने वाले हैं और बांग्लादेश में बसे हुए हैं, वहाँ की नागरिकता आपने प्राप्त कर ली है और भारत की नागरिकता को स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से छोड़ दिया है, तो अब भारत की अब जो है आप नागरिकता नहीं रहे, बांग्लादेश के नागरिकता हो गए अब। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नागरिकता समाप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी नागरिकता समाप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है साथियों। 12वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी साथियों ऑप्शन बी इज करेक्ट साथियों। ठीक है, यानी निरसन रिनंसिएशन कहा जाता है। ठीक है, आप जरूर याद रखिएगा, निरसन कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में रिनंसिएशन कहा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। विश्लेषण है दोस्तों कि जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता रिनंसिएशन कहलाती है। ठीक है, यह जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है
भारत में नागरिकता कानून लागू करने वाली एजेंसी कौन है? यानी भारत में नागरिकता लागू करने वाली एजेंसी का नाम क्या है साथियों? तो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी गृह मंत्रालय। ठीक है, यानी भारत में नागरिकता कानून लागू करने वाली एजेंसी कौन है? तो गृह मंत्रालय, जिसका नाम है गृह मंत्रालय, यानी होम मिनिस्टर। ठीक है, इंग्लिश में से होम मिनिस्टर कहा जाता है। विश्लेषण है दोस्तों, नागरिकता से संबंधित मामलों की निगरानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित मामले की निगरानी कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों, इससे आपके मस्तिष्क में जल्दी घुस जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका किन के लिए होता है? ठीक है, यानी भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका किन के लिए होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। 14वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, यानी विशेष श्रेणी के भारतीय मूल नागरिकों के लिए होता है। ठीक है, जो विशेष यानी खास श्रेणी के कैटेगरी के जो भारतीय मूल नागरिक के हैं उसके लिए होता है। विश्लेषण है साथियों, पंजीकरण द्वारा नागरिकता उन्हें दी जाती है जो PIO है और विशेष पात्र यानी पात्रता पूरी करता है। अरे, PIO का मतलब है साथियों कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा फुल फॉर्म को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, इसका PIO का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकता को खो सकता है? ठीक है, 15 प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों आपके सामने। साथियों ऑप्शन ए, यानी जो विदेशी नागरिकता ले ले वो जो है भारतीय नागरिकता खो सकता है, यानी खो दिया। विश्लेषण है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी देश की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों और साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता को रद्द कर सकती है जबकि उसने नागरिकता यानी प्राधिकरण साथ प्राकृतिकरण द्वारा प्राप्त की हो? क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में, ठीक है, यानी भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता को रद्द कर सकती है जबकि उस नागरिक ने क्या किया है? प्राकृतिकरण द्वारा प्राप्त की है। साथियों इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यदि उसने किसी अपराध को छुपाया हो। सपोज दैट साथियों, कोई व्यक्ति भारत में 11 से 12 वर्ष रह कर के वो रजिस्ट्रेशन करवाया, यानी प्राकृतिकरण द्वारा जो है वो नागरिकता प्राप्त की है, उसके बाद यदि उसने किसी अपराध को छुपाया हो तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को रद्द कर सकती है। ये जरूर याद रखिएगा। विश्लेषण है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत यदि किसी व्यक्ति ने धोखे से या जानकारी छुपाकर नागरिकता प्राप्त की है तो सरकार उसे रद्द कर सकती है। ठीक है, 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से, या निम्न मतलब नीचे लिखे हुए कौन सा कथन सही है? साथियों आपके सामने चार ऑप्शन है। 17वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, यानी केवल दो सही है। ठीक है, केवल जो साथियों दो सही है, यानी दोस्तों ऑप्शन टू। ठीक है, दो का मतलब है कि नागरिकता अधिनियम में वर्ष 1987, ठीक है, 1987 और 2003 में संशोधन के बाद शर्तें बदली है। ठीक है, ये सही है। विश्लेषण है, जन्म से नागरिकता अब केवल उन्हीं को मिलती है जिनके माता पिता में कम से कम एक भारतीय नागरिक हो। 1987 तक, ठीक है, 1987 लेकर 1987 से लेकर 2003 संशोधन से के बाद, ठीक है, तो वही जो है अगर जो 1987 और 2003 के अंतराल में अगर जन्मा है
यानी दोस्तों 1987 और 2003 में जो संशोधन हुआ है, इसी दो संशोधन के बाद अब ये कहा गया है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिकता, यानी किस व्यक्ति को जन्म से नागरिकता अब केवल उन्हीं को मिलती है जिनके माता पिता में कम से कम एक भारतीय नागरिक हो। ये कब से कहा गया है? जब 1987 में संशोधन हुआ था और 2003 में जो संशोधन हुआ था, इसी संशोधन में कहा गया है कि अब केवल जो भारतीय, यानी जो यहाँ पे जन्मेगा, जन्म लिया है, उनमें उनके या तो माता हो यहाँ के या तो उनके पिता हो, तो उन्हीं को नागरिकता मिलेगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का क्या तात्पर्य है? यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का क्या मतलब है। साथियों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी किसी विदेशी देश की नागरिकता यानी स्वीकार करने के बाद भारतीय नागरिकता की समाप्ति। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से अपनी मर्जी से विदेश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया है, तो उस भारतीय नागरिकता की नागरिकता जो है अब समाप्त हो जाएगी। इसका विश्लेषण है, अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रह सकता। ठीक है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यानी कौन सा कथन गलत है। 19वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी नागरिकता राज्य सूची का विषय है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नागरिकता किसका सूची है, केंद्र या राज्य का? तो नागरिकता जो है राज्य सूची का विषय है। यानी दोस्तों नागरिकता राज्य सूची का विषय है, यही गलत है। ठीक है, नागरिकता जो है राज्य सूची का विषय नहीं बल्कि ये केंद्रीय सूची का विषय है। यानी ऑप्शन ए, संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, ये भी राइट है। ठीक है, संविधान केवल प्रारंभिक नागरिकता का उल्लेख करता है, ये भी सही है। नागरिकता अधिनियम द्वारा दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाएं नियंत्रित होती है, ये भी सही है। तो इसमें से केवल जो साथियों ऑप्शन बी इज रॉन्ग है। ठीक है, यानी नागरिकता राज्य सूची का नहीं बल्कि केंद्र सूची का विषय है, यही असत्य है, यानी यही गलत है। ठीक है, विश्लेषण है साथियों कि नागरिकता संविधान की यूनियन सूची यानी एंट्री 17 लिस्ट 170 शेड्यूल का विषय है। ठीक है, तो नागरिकता जो है राज्य सूची का विषय नहीं है, ये जो है केंद्रीय सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 और संविधान के अनुच्छेद 14 के बीच किस प्रकार की बहस उत्पन्न हुई है? ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा साथियों, क्वेश्चन को बढ़िया से अच्छी तरह समझ लीजिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 और संविधान के अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 के बीच किस प्रकार की बहस उत्पन्न हुई। ठीक है, यानी उत्पन्न हुई थी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी धर्म आधारित भेदभाव बनाम समानता। ठीक है, धर्म आधारित भेदभाव जो हो रहा था वह और किसका, बनाम समानता, जिसकी वजह से साथियों आर्टिकल 14 के बीच इस प्रकार की बहस उत्पन्न हो गई थी। इसका विश्लेषण है कि अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है। ठीक है, यानी सबके साथ सबका विश्वास, एक ही बराबर सबका राइट। ठीक है, आर्टिकल 14 ये कहता है। तो अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है, जबकि CAA केवल जो है 6 धर्मों की ही नागरिकता देने की अनुमति देता है, जिससे ये भेदभाव के दायरे में आता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। वीडियो के बाद आप दोबारा इसको पढ़ सकते हैं, बढ़िया से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B किससे संबंधित है? ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा जो है 6B किससे संबंधित साथियों? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी CAA के अंतर्गत नागरिकता देने की विशेष धारा है। यानी 6B जो है किससे संबंधित है? CAA के अंतर्गत नागरिकता देने का विशेष धारा है। और CAA के अंतर्गत कितने धर्म को जोड़ा गया था?
6 धर्मों को जोड़ा गया था, जो हमने ऊपर बताया है। विश्लेषण है दोस्तों कि सेक्शन 6 बी नागरिकता अधिनियम में 2019 संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो CAA के लाभार्थियों को नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत के संदर्भ में हवाले में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 22वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, यानी केवल एक ही सही है। ठीक है, केवल एक ही सही है। मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, केवल एक सही है। यानी इसका मतलब है साथियों कि जो है नागरिकता अधिनियम का दायरा जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, नागरिकता जो है अधिनियम का दायरा जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू होता है। यानी जम्मू कश्मीर हर पूरी जितने भी भारत में राज्य हैं सभी में नागरिकता लागू होता है। ठीक है, यही आंसर आपका सही है। बाकी ये जो दूसरा कथन है साथियों कि भारत में नागरिकता संविधान द्वारा नियंत्रित होती है, कानून द्वारा नहीं, ये ऑप्शन जो है ना गलत है। ठीक है, केवल एक ही सही है। विश्लेषण है कि नागरिकता संविधान से निर्देशित नहीं होती। ठीक है, बल्कि ये अधिनियम 1955 और संसद द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि नागरिकता जो है ना वो संविधान से निर्देशित नहीं है। ठीक है, ये किससे है? ये अधिनियम यानी 1955 का जो एक्ट है संसद द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, संविधान से नहीं। अच्छा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने नागरिकों को डबल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं देता? ठीक है, तो आपके सामने करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। साथियों, भारत जो है डबल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं देता, यहाँ केवल जो है एकल नागरिकता ही है। ठीक है। विश्लेषण है कि भारत एकल नागरिकता की नीति का पालन करता है। ठीक है, भारत जो है एकल नागरिकता की नीति का पालन करता है, जबकि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में दोहरी नागरिकता की अनुमति है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता यानी एक ही नागरिकता है, लेकिन अमेरिका और कनाडा में जो है ऐसे देशों में दोहरी नागरिकता की अनुमति है। 24वां प्रश्न है साथियों कि एनआरसी, ठीक है, एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर किस प्रकार नागरिकता से संबंधित है? एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय यानी नेशनल सिटीजनशिप है ना रजिस्टर्स। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। तो ये किससे संबंधित है साथियों? ऑप्शन बी, यानी ये देश के वैध यानी लीगल, ठीक है, नागरिकों की पहचान करने की प्रणाली है यानी सिस्टम है। ठीक है, एनआरसी क्या है? ये देश के जो लीगल नागरिक है तो उसकी पहचान करने के लिए ये सिस्टम है यानी प्रणाली है। विश्लेषण है इसका साथियों कि एनआरसी का उद्देश्य क्या है, यानी मकसद इसका क्या है? भारत के वैध नागरिकों की पहचान करना, खासकर असम जैसे राज्यों में कि असम में कौन लीगल रह रहे कौन इलीगल रह रहे, यानी कौन वैध रह रहे कौन अवैध रूप से रह रहे, उसकी पहचान के लिए एनआरसी लाया गया था। ठीक है साथियों, हमारा अंतिम प्रश्न है, आपसे हमें निवेदन है साथियों कि हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को प्लीज़ प्लीज़ गुरु दक्षिणा के तौर पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी कर दें दोस्तों के पास, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और हमारी क्लास को वॉच करके साथियों आप अपने नॉलेज में इजाफा बढ़ा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। साथियों, 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक, ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक निर्णय नागरिकता से संबंधित नहीं है? ठीक है, यानी कहना ये चाह रहा है कि नीचे लिखे हुए कौन सा न्यायिक निर्णय नागरिकता से संबंधित नहीं है? साथियों, आपका ऑप्शन है सी, यानी केशवानंद भारतीय कैस जो है साथियों, ये क्या है? न्यायिक निर्णय नागरिकता से संबंधित नहीं है। बाकी यानी बेरूबारी यूनियन केस, यह भी नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अजहर अहमद खान केस, यह भी नागरिकता से संबंधित है। चौथा है साथियों स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वेस्ट, यानी खुदीराम चकमा। ठीक है, ये भी क्या है? नागरिकता से संबंधित है। अगर नागरिकता यानी न्यायिक निर्णय नागरिकता से संबंधित नहीं है तो वो क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं है।
ये ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। विश्लेषण है यह केस संविधान की बुनियादी संरचना से संबंधित था, ना कि नागरिकता से, ठीक है? यानी साथियों कहने का मतलब ये है कि केशवानंद भारती केस जो है ना, ये संविधान की बुनियादी संरचना से संबंधित था, नागरिकता से नहीं था। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारी यही शुभकामना है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। दोस्तों, हमारी वीडियो यानी क्लास कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके फ्री में साथियों पीडीएफ को उपलब्ध यानी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।